गठबंधन होता है, हरीश चौधरी, उम्मीदवार बेनीवाल साथ देखने को मिलेंगे। ये 8वीं तक गांव में पढ़ाई की, 10वीं आपके गांव में हीरा गिडानी में वह बुआ जी के यहाँ पर रहते थे, और उसके बाद में 10वीं के बाद में मजदूरी पे चले गए थे। आप जिस दौर के अंदर आपकी नौकरी थी, एक बहुत अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी। नहीं लगा कि ये रिस्क ले रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, क्या पता सही होगा गलत होगा? ये सीट तो पक्की आरएलपी के खाते में जाएगी और अपना भाई जीतेगा। कभी बात हुई चौधरी साहब से फिर चुनाव हारने के बाद? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा के चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ चुकी है, और मेरे साथ में आज आप सभी लोग जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे साथ में आरएलपी के नेता उम्मीदवार बेनीवाल हैं, और लोकसभा चुनावों के लिहाज से देखते हुए उम्मीदवार बेनीवाल से व उम्मीदवार बेनीवाल के पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातों पर आज हम विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं। उमेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार जी चंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उम्मीदवार बेनीवाल को बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में हर कोई जानता है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इस बार लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या अपना भाग्य उम्मीदवार बेनीवाल आजमाने जा रहे हैं? बिल्कुल, आरएलपी पार्टी की तरफ से और गठबंधन की भी बात चल रही है। जो भी परिस्थितियां होगी, चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, और लोगों का मन है और बाड़मेर की जनता का जो मन है उसी अनुसार हम आगे का निर्णय लिया है, और जनता का मन यही है कि चुनाव लड़ना चाहिए। तो जैसी परिस्थितियां बनेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन की जो कोशिश आपने जिक्र किया, किसके साथ चल रही है? अब देखो, नेताजी की ऊपर लेवल पे बात चल रही है, और जो भी अनुकूल माहौल रहेगा और जिस तरफ ठीक रहेगा उस तरफ गठबंधन हो जाएगा और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन काफ़ी लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि अगर गठबंधन होता है तो फिर नागौर की सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है या बाड़मेर के अंदर होता है। इस प्रकार की थ्योरी भी सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है। वो जैसी परिस्थितियां होगी वैसा देखा जाएगा, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। आप विधानसभा चुनाव जो अभी बीते हैं इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी हार के बड़े चर्चे हो रहे हैं, और सिर्फ बाड़मेर ही नहीं बल्कि राजस्थान की तमाम जगहों से लोग आपके बारे में लिख रहे हैं। क्या कहेंगे? जिस तरह से चुनाव तो काफ़ी लोग लड़ते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो किरदार है, वो लोग कहीं ना कहीं हट के मानते हैं। बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि राजनीति के अंदर भी स्वच्छता है, एकदम पारदर्शिता हो। जो नेता लोग जनता को भ्रमित करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए गुमराह करते हैं, उस गुमराह करने की राजनीति खत्म हो और लोग सही अपना नेता चुने, और नेता चुनते समय कभी किसी लोभ लालच में न आकर खुद के निर्णय के हिसाब से कैसे नेता चुने, ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। और हमें इस चीज़ की संतुष्टि है कि हमने जो प्रयास किए वो सकारात्मक प्रयास थे और लोगों को अच्छे भी लगे, लेकिन थोड़ी बहुत भूल रह गई, माइक्रो मैनेजमेंट की कमी रह गई हमारी तरफ से, और कुछ 1-8% लोग ही जो वोट देने वाले लोगों को अपने निजी स्वार्थ में, लोभ लालच में लोगों को भ्रमित कर दिया। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि राजनीति के अंदर स्वच्छता आए, पारदर्शिता आए, कूटनीतिक छल कपट इनसे दूर रहकर और मतदाता अपने मन से नेता चुने, इस दिशा में हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव के बाद में हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, तो एक जो बात थी वो मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता था। चुनावों के ऐन बाद आपने कहा था कि धन बल जीत गया, मन बल हार गया, और वो जो आपका शब्द था वो सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड हुआ। लोग भावुकता के माध्यम से अलग अलग बातें भी सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे हैं। क्या पूरा घटनाक्रम था उस दिन का? देखिए, उम्मीद कार्यकर्ताओं को पूरी थी, और पूरे राजस्थान के लोगों को, पश्चिम राजस्थान के विशेषकर लोग जो जानते हैं कि ये सीट तो पक्की आरएलपी के खाते में जाएगी और अपना भाई जीतेगा। लेकिन जीत मानते हुए सकारात्मक रिजल्ट नहीं रहने का मेन कारण यही था कि लास्ट के 2 दिन के अंदर माइक्रो मैनेजमेंट के नाम पर लोगों को गुमराह कर दिया। किसी को व्यक्तिगत सभा भवन का लालच दे दिया, किसी को हेडपम्प का दे दिया, किसी को दूसरे जो नशे प्रवृत्ति की हिसाब से, और वोट खरीद फरोख्त भी खूब हुई।
और प्रशासन की तरफ से भी खूब राज पक्ष लिया गया। और एक भ्रष्ट अधिकारी था एसडीएम, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया, उसकी सबकी व्यू रचना ये थी कि येन केन प्रकार ये सीट कांग्रेस को जितानी है। पूरा 80% प्रशासनिक तंत्र भी साथ में लगा हुआ था। कुछ ओपीएस के नाम से गुमराह किया, किसी को समाज के नाम से गुमराह किया, किसी को बड़ा नेता के नाम से लोगों को बुलाया गया। तो कूटनीतिक से, छल कपट से चुनाव जीत गए। और हकीकत यही थी कि उस चुनाव के अंदर पैसा सबके ऊपर भारी पड़ गया। लोगों का मन था वोट देने का और दिया भी था, पर कुछ लोगों का मन होते हुए भी लालच में, लोभ में और उनको चेंज कर दिया गया। तो वो अब वर्ड कोई निकलते हैं तो कोई बनावटी नहीं होते हैं। वो जो आत्मा में अच्छे मन में था वो आ गया, और जो बोला था मैंने सही बोला, और कोई उसमें गलत नहीं था। और हकीकत यही थी कि लोगों के मन के ऊपर धन भारी पड़ गया था। आपकी छवि एक राजनेता के साथ साथ एक भामाशाह की भी छवि है, समाज सेवा भी आप करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर आप क्या करने वाले हैं कुछ नया शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, मैंने जो स्मार्ट एजुकेशन, जो डिजिटल क्लासरूम की जो शुरुआत की है, तो वो एक अच्छी पहल है। और आने वाले समय में एजुकेशन ही सब कुछ है। और जब राजनीति के अंदर भी जब पढ़े लोग लिखे और समझदार लोग होंगे तो भाई अपने सही नेता का चुनाव करेंगे। और वैसे भी हर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो मैंने प्रयास किया तो उससे एक शिक्षा के अंदर गुणवत्ता आएगी। और वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वो डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से लेटेस्ट चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ में और भामाशाह लोग भी उससे प्रेरित होकर अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया में सुन रहा था कि लापुंद्रा के अंदर 3-4 क्लासरूम एक भामाशाह ने, भाई जेठाराम है, अच्छा बिजनेसमैन है, उसने अपने प्रयास से वहाँ 2 स्मार्ट क्लासरूम बना दिए। बढ़िया, उसमें उन्होंने तो अच्छी फैसिलिटी भी की, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड के साथ साथ में वेल फर्नीचर भी किया है, अच्छे किए। तो इस हिसाब से हर गाँव के अंदर लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। और मेरे पास भी लोगों के फ़ोन आते रहते हैं हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कि आपने स्मार्ट बोर्ड कहाँ से ख़रीदा, हम गांव वाले चंदा करके स्कूल में लगाना चाहते हैं। तो ये एक नई जागरूकता आई है, नई क्रांति आई है। और इससे आने वाले समय में निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा होगा। और देश और दुनिया की कैसी क्या हलचल है और शिक्षा के क्षेत्र में नयापन क्या है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से और अलग अलग जो डिजिटल क्लासें, ऑनलाइन क्लासें चल रही है, उस हिसाब से निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। और जहाँ स्टाफ की कमी है वो कमी कुछ हद तक उससे पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। वापस राजनीति की बात करें तो लोकसभा चुनाव में आपने कहा कि जिस प्रकार की स्थितियाँ रहेगी उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे सर? यही है, चुनाव के अंदर मतलब पारदर्शिता रहनी चाहिए। छल कपट और झूठ हमेशा हमेशा आगे सच्चाई के सामने वो टिके नहीं, वो हर बार नहीं चले, कभी कभार चल जाता है। राजनीति के अंदर व्यवस्था लाना चाहते हैं और संस्कार और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले ताकि अपने एरिया का डेवलपमेंट हो। वैसे पश्चिमी राजस्थान डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रहा है। और वैसे ही सीमांत जिला बाड़मेर जैसलमेर सीमांत जिला होने के वजह से हमेशा अभावों की श्रेणी से गुजरा है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा। एक थ्योरी ये भी चलती है कि उम्मेदाराम बेनीवाल का जो बचपन था वो भी काफ़ी अभाव में रहा। क्या पूरा घटनाक्रम था आपके सर, बचपन से जुड़ी हुई यादें एक बार दर्शकों को बताइए। तो वही बता रहा हूँ, बाड़मेर जैसलमेर अभावों की श्रेणी में से गुजरा है। और यहाँ लोग जीने के लिए संघर्ष करते थे, कैसे जिया जाएगा, पानी के लिए प्रयत्न था लोगों का, 20-20 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। और उनकी यही दिनचर्या रहती थी, सुबह से शाम तक उनको यही चिंता रहती थी कि पानी कैसे आएगा, घर के अंदर पानी और खाने पीने के जो संसाधन इकट्ठे करने, जीवित कैसे रहा जाए, उसके लिए लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है। तो हमारा आगे यही प्रयास रहेगा कि बाड़मेर जैसलमेर के हर खेत तक पानी कैसे पहुँचे। अगर किसान खुशहाल होगा तो अपने आप खुशहाली आएगी। उसके साथ साथ औद्योगिक डेवलपमेंट कैसे हो, यहाँ रिफाइनरी आई है और केन वेदांता तेल की खोज कर रही है, निकाल भी रही है। और आगे भी बहुत सारे ऑयल फील्ड ऐसे हैं वहाँ खोज नहीं हुई है।
और नए नए इसके अंदर खनिज की खोज हो। यहाँ सुनने में यह आया, जियोलॉजिस्टिक सर्वे में पहले भी कई बार रिपोर्ट आई है, यहाँ यूरेनियम है, टंगस्टन है, कोयले के अतुक भंडार हैं। तो इनके क्षेत्र के ऊपर एक मास्टर प्लान बनाकर इंडस्ट्रियल हब पश्चिम राजस्थान कैसे बने, अपना बाड़मेर जिला उसमें जैसलमेर अहम भूमिका निभाए। बाड़मेर जैसलमेर को सीधा कंडला पोर्ट से जोड़ना, रेल लाइन से जोड़ना, ड्राई पोर्ट है जो बाकासर में आना है, इन्हीं मुद्दों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। और आपने मेरे व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में पूछा, तो मैं तो हमेशा नॉर्मल किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ और एजुकेशन मेरी हमेशा गांव की रही है। 8वीं तक गांव में पढ़ाई की, 10वीं आपके गांव में हीरा गिडानी में बुआ जी के यहाँ पर रहते थे। और उसके बाद में 10वीं के बाद में मजदूरी पे चले गए थे। गर्मियों की छुट्टियां होती तब मजदूरी करते थे, दाल मिल के अंदर काम किया, बालोतरा टेक्सटाइल में काम किया। काम के साथ साथ में पढ़ाई जारी रखी और 95 में बालोतरा से हायर सेकेंडरी की। और हायर सेकेंडरी के बाद में फिर 95 में ही जुलाई में रिजल्ट आया और अगस्त में दिल्ली पुलिस की भर्ती आई, तो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए, नौकरी लग गई और 8-10 साल वहाँ नौकरी की। नौकरी में ज़्यादा मन नहीं लगा क्योंकि शुरू से ही कुछ नया करने का ऐसे मन में ख्याल आते रहते थे, जिज्ञासा थी। तो फिर बिजनेस करने का सोचा। 2006 से आज यहाँ बैठे हैं जोधपुर में, ये हमने स्टार्टिंग है हमारी। और 2006 से 2010 तक ये हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का काम था। फिर आप जिस दौर के अंदर आपकी नौकरी थी, एक बहुत अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी, नहीं लगा कि ये रिस्क ले रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं, बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, क्या पता सही होगा गलत होगा? वैसे चुनौतियों से सामना करना हमारी फितरत में है और हमारे हमेशा हिम्मत को आगे रखा, मतलब हिम्मत नहीं आ रही कि हम ये कर सकते हैं। तो मुझे खुद पे पूरा भरोसा था कि जितना नौकरी में कमा रहे हैं उससे ज़्यादा बिजनेस में कर सकते हैं, तब जाके ये स्टेप लिया। और उसके साथ भगवान की मेहरबानी से आज दिन तक बढ़िया चल रहा है। और 2010 में गांव वालों ने सरपंच बना दिया मिसेज को और 10 से 15 तक सरपंच रहे। इसके साथ साथ में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया और हमेशा लोगों के साथ में जुड़ाव रहा। सोलर इंडस्ट्रीज़ में भी खूब काम किया। और अभी फ़िलहाल 2018 आते आते ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी, पिछली बार चुनाव लड़ा और दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिली। इस बार की तरह पिछली बार तो थोड़ा मार्जिन ज़्यादा था, 13,000 का गैप था, पर इस बार तो सिर्फ 900 से ही अटक गए। बट हमेशा प्रयास यही रहता है कि कुछ अच्छा करने का और किसी भी चुनौतियों से सामना करने से जुनून के साथ में करते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते। आपने कहा गठबंधन हो रहा है आरएलपी पार्टी का, आप बेनीवाल साहब से भी कल मिल के आए थे जयपुर शायद, क्या आखिर चल क्या रहा है, किस प्रकार से गठबंधन कब तक क्लियर हो जाएगी स्थितियाँ? अब देखो वो तो बड़े लेवल की बात है और जो पार्टी के लिए अच्छा होगा, आगे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा और उसी के ऊपर बातचीत चल रही है। पर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। गठबंधन होता है, हरीश चौधरी उम्मीदवार बेनीवाल साथ देखने को मिलेंगे? देखो ऐसी परिस्थितियाँ तो शायद ही हो, पर हो सकता है। राजनीति के अंदर कुछ कहना असंभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति बात हुई चौधरी साहब से फिर चुनाव हारने के बाद? नहीं, ऐसी कभी बात नहीं हुई। क्यों? धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये आरएलपी के नेता उम्मीदवार बेनीवाल थे और इन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उम्मीदवार बेनीवाल ने अपने शुरुआत के संघर्ष के दिनों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बात बताई व साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी उम्मीदवार बेनीवाल ने खुलकर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।